हेलो जी। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं Q2 FY25 का रिजल्ट सीजन। अब आगे चल के आपको एवरीडे 3 से 4 5 वीडियो भी हो सकता है, 5 वीडियो पे लगातार मिलते रहेंगे। जिस हिसाब से रिजल्ट आते जाएंगे उस हिसाब से हम एनालिसिस करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी कंपनी के रिजल्ट से। सबसे पहले उन्हीं का रिजल्ट आता है। कल 3-4 बड़ी आईटी कंपनीज का रिजल्ट आया, तो आज हम उन्हीं सबको एनालाइज करेंगे। उसके अलावा आज हम एक और वीडियो बनाएंगे एमराल्ड फाइनेंस के ऊपर, बहुत बेहतरीन छोटी सी फाइनेंस कंपनी, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा आज आपके पास। तो चलिए, अभी तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आईटी कंपनी से, और अभी हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का Q2 FY25 का रिजल्ट एनालिसिस कर देते हैं। इन्होंने क्या काम किया, कितने बड़ा मार्केट कैप है, क्या आगे के फ्यूचर आउटलुक है, सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो हमें पता चलेगा 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, 15.5 लाख करोड़ रुपीस। तो इससे सबसे पहले चीज तो हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए कि इस कंपनी को बेस इफेक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। अगर भाई कंपनी देश में सबसे टॉप 5 कंपनियों में आ रही है, जो सबसे बड़ी कंपनी है उनमें आ रही है, तो इसका मतलब उसके पास बेस इफेक्ट का फायदा तो नहीं है। ये चीज तो हमें क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर बेस इफेक्ट का फायदा नहीं मिलेगा, तो अब आपको सीधा सीधा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, कि क्या जिस इंडस्ट्री में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 20-25% के आसपास। क्योंकि भाई अगर कंपनी को बेस इफेक्ट का फायदा नहीं मिल रहा, तो अगर इंडस्ट्री 20-25% पे ग्रो करेगा, तभी वो 20-25% के आसपास पे ग्रो कर पाएगी। उसके अलावा नहीं तो उसका इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट और उसका ग्रोथ रेट बराबर का ग्रोथ रेट हो जाएगा। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो टीसीएस में यही प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो इतना बड़ा बेस हो गया है, और इतने बड़े बेस के ऊपर जो सामने वाली जिस इंडस्ट्री को ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में भी कोई ग्रोथ नहीं आ रही। तो इसलिए इनको दोनों तरफ से कोई भी ग्रोथ देखने को मिल ही नहीं रही। इसलिए आप देखो कि इसका शेयर प्राइस चल भी नहीं रहा। क्योंकि आप देखो, अगर देखो 20-30%, 40% का गेन कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है। आप टाइम पीरियड देखो ना, कितने टाइम में वो गेन आया है। उतने टाइम पे ये मिड कैप स्मॉल कैप आईटी, जिनके पास एक नए सेक्टर में घुस रहे हैं, एक नई इंडस्ट्री को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेस इफेक्ट भी उनके फेवरेबल कंडीशंस में है, मतलब उनको बेस इफेक्ट का भी फायदा मिल रहा है, वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गए। वहां पर टीसीएस ने 40% का रिटर्न दिया है। तो ठीक है, हमें एक एब्सोल्यूट पॉइंट से कि भाई 3,000 रुपए का शेयर था, 3,000 रुपए का शेयर 4,000 4,500 रुपए का हो गया, उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। क्या अगर अर्निंग्स ग्रोथ 24-25-26% के आसपास का आता रहेगा, तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हम इनका इस बार का रेवेन्यू ग्रोथ देखें, तो हमें पता चलेगा 8% का ऑन वाई लेवल ग्रोथ आया है, और पैट ग्रोथ ऑफ 5% आया है। तो कुछ ग्रोथ आ ही नहीं रहा। 8% का आप टॉप लाइन ग्रोथ कर रहे हो, और 5% का आप बॉटम लाइन ग्रोथ कर रहे हो, मतलब ग्रोथ नील बट्टा सन्नाटा है। अब एक और चीज समझने की जरूरत है हमें। एक तो जितनी भी आईटी कंपनी है, ये बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इनको जो रुपी डेप्रिसिएशन है ना, उसका फायदा भी देखने को मिलता है। कि अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है अपनी सर्विसेज, तो जब यूएस डॉलर हर साल जैसे 3.5-4% के आसपास का एप्रिशिएट होता है, तो इनको सीधा सीधा उतना फायदा तो इंडियन टर्म्स में, रुपी टर्म्स में देखने को मिल जाता है। तो हमें ये देखना कांस्टेंट करेंसी वैल्यू पे। अगर कांस्टेंट करेंसी पे देखने जाए, तो सिर्फ 5.5% का ग्रोथ आया है इस कंपनी में। तो कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा, और क्यों नहीं आ रहा उसको समझ के चलते हैं। उससे पहले एक और चीज समझना पड़ेगा हमें, कि हम आईटी सेक्टर को पूरे को एक नजरिए से नहीं देख सकते। हर कंपनी एक अलग सेगमेंट में काम कर रही है। अब आप थोड़ा सा चीज समझने की कोशिश करो। ये सारे के सारे B2B प्लेयर हैं, कि भाई टीसीएस अपनी सर्विसेज किसी फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम में लेके आ रहा है। मतलब जैसे अगर मैं आपको टीसीएस का ही बताऊं, तो टीसीएस अपनी बहुत सारी सर्विसेज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स के लिए काम करता है। तो अमेरिका में कोई एक ऐसा बैंक बैठा है जो बैकएंड में टीसीएस को यूज कर रहा है, टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, या उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप और मेंटेन करने की जिम्मेदारी टीसीएस की है। तो टीसीएस वो काम कर रहा है। अब जब तक यूएस में बैंकिंग की हालत नहीं सुधरेगी, टीसीएस की हालात भी नहीं सुधरेंगे। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हर आईटी कंपनी को हम सेम स्टैंडर्ड से नहीं देख सकते। हर आईटी कंपनी को हमें सेम ही लाठी से नहीं हाँकना है। हमें समझना है कि इसका एंड इंडस्ट्री कौन सा है। ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में। इन कंपनियों में आपको कभी भी मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। कि भाई ये सिर्फ अपनी ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी एफिशिएंट बना सकती हैं। सामने क्लाइंट की तरफ से इनको कभी भी मार्जिन एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलेगा। और वो क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ये भी एंड ऑफ द डे एक B2B बिजनेस है। सामने वाले को पता है कि भाई देखो, यूएस वाला इंडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ रही है। उसको पता चल रहा है कि यार मैं यूएस में बैठ के एक एम्प्लॉय लूंगा, तो मेरे को उसको $1,000 महीने का सैलरी देना पड़ेगा।
और यहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंडिया में आ गया, इंडिया में मेरे को वही काम मेरे को मिल रहा है, सपोज $300 में या $400 में वही मिल रहा है, तो मेरे को 60% के आसपास का फायदा हो रहा है, इसलिए वो इंडिया आ रहा है। तो अगर टीसीएस उनसे ये नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि आप हमारे मार्जिन बढ़ा दो, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उनके लिए फेवरेबल ही नहीं होगा इंडिया आना। तो कभी भी इनके लिए मार्जिन एक्सपेंशन का खेल कभी भी नहीं रहेगा। ये अपनी ही ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा के जो थोड़ा बहुत मार्जिन में ग्रोथ लेके आ सकते हैं वो आ सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जैसे अभी इनका 18-19% के आसपास का मार्जिन है, तो ये कभी 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ये 40% का हो जाएगा या 30% का भी हो जाएगा। ये 18-19 हो सकता है, 20 हो जाए, 21 हो जाए, 21 से ज्यादा इनमें कोई मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप नहीं है। तो ये चीज भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब थोड़े से बात कर लेते हैं अलग अलग सेगमेंट क्या होते हैं आईटी में। अब जैसे आईटी में एक बहुत अच्छा कर रहा है सेगमेंट, वो है ट्रांसपोर्टेशन वाला। व्हीकल के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाला सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है वो बहुत अच्छा कर रहा है। फिर एक ये बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर आ जाता है, ये एकदम ही ठंडा पड़ा है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे क्लस्टर बने हुए हैं। तो जो कंपनी जिस क्लस्टर में काम कर रही है, आपको वो देखना पड़ेगा कि वो क्या एंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी रेट पे ग्रो कर रही है क्या। फिर जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा क्या उस कंट्री में रिसेशनरी इश्यूज आ रहे हैं क्या, वहां पर कोई समस्या तो नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर समस्या हो जाएगी तो इनकी समस्या आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें आईटी एक आईटी कंपनी में देख के चलती रहने पड़ेगा। तो चलिए, हमने बहुत सारी कहानी कर ली, हमें ये भी पता चल गया कि टीसीएस में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। ये बीएफएसआई वाले सेगमेंट में कैटर कर रहे हैं और वहां पर बाय इटसेल्फ कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसीलिए इनको ग्रोथ लाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात ये है, इनका बेस इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े बेस पे ग्रो कर पाना भी और भी ज्यादा मुश्किल है। तो अभी तक तो हमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक हमें और इंपॉर्टेंट मेट्रिक ट्रैक करना होता है हर आईटी कंपनी में, दैट इज हेड काउंट। हेड काउंट मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्योंकि आपके लिए रॉ मटेरियल क्या है, आपके लिए रॉ मटेरियल एम्प्लॉय है। आप जो बाहर वाले क्लाइंट को सर्विस बेच रहे हो, वो किस बेसिस पे बेच रहे हो कि भाई आपकी कंट्री में अगर आप अपना एम्प्लॉय हायर करोगे तो आपको $1000 देना पड़ेगा हर महीने का, और हमारी कंट्री में हमारे पास आके आप सारा का सारा आउटसोर्स कर लोगे, तो पहले तो सारा का सारा हेडेक टीसीएस का हो गया। और उसके बाद जो टीसीएस एम्प्लॉय हायर करेगा वो 200, 300, 400, $500 पे हायर करेगा, तो आपको वहां पर भी कट मिल रहा है। तो इसलिए आपके लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा सस्ती पड़ रही है। तो इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मैन पावर रॉ मटेरियल है। कितने ज्यादा इनके पास एम्प्लॉयज है वो इनके लिए रॉ मटेरियल है। तो सिंपल सी गणित है, अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ हेड काउंट एक कंपनी का देखते रहोगे, आईटी कंपनी का ट्रैक करते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। और देखो, अगर मैं पिछले 2 क्वार्टर की बात करूं, तो बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि टीसीएस में हेड काउंट गिरा। हेड काउंट गिरने का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई, अब आप वो चाहे वो एआई बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट अभी इंडिया में एआई का पेनिट्रेशन उतना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ समझते हैं कि इंडिया में जो काम हो रहा है ना, जो काम टीसीएस करना चाह रहा है, दैट इज नॉट करंटली रिप्लेसेबल विद एआई। हाँ, आगे चल के एआई का फैक्टर आएगा, फिर आपको और कोई गणित निकालना पड़ेगा, और कोई मेट्रिक निकालना पड़ेगा। बट आज के दिन भी आप हेड काउंट से चीजें समझ सकते हो। देखो, एआई कहाँ वर्क करेगा, देखो एआई में इंडिया में इनोवेशन नहीं है। इंडिया सिर्फ इस मामले में इनोवेट कर रहा है कि हम अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करें। जो एक्चुअल इनोवेशन, जो चैट जीपीटी वाला इनोवेशन है, जेमिनाई वाला इनोवेशन है, तो डाली वाला इनोवेशन है, वो हो रहा है यूएस में। वो इनोवेशन जॉब रिप्लेस कर रहा है। इंडिया वाला जो इनोवेशन है वो क्लाइंट की सर्विसेज और बेहतर कर रहा है और कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो हमें हेड काउंट पे तो ध्यान देना ही देना है। तो अगर मैं पिछले 2 क्वार्टर की बात करूं, तो 2 क्वार्टर से इन लोगों का हेड काउंट ही नीचे जा रहा था, जो बहुत ही बुरी बात है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी नया हायरिंग छोड़ो, जो पुराने नौकरी पे लोग रखे हुए हैं उनको भी बाहर करे जा रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन थी, और इससे हमें पता चल रहा था कि कंपनी को आगे का कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप देखो ना, पिछले 4-5 क्वार्टर में, 6 क्वार्टर में कोई भी आईटी कंपनी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं रहा। 2%, 3%, 4% का ग्रोथ दिखा रहे हैं ये लोग। तो हेड काउंट तो नीचे जाना एकदम एकदम लॉजिकल बात लग रही थी कि भाई कोई काम ही नहीं है, तो निकालो एम्प्लॉयज को, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। बट अब क्या हुआ, फाइनली वाई लेवल एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इनका हेड काउंट ऊपर गया। तो बहुत बहुत बड़े स्केल पे नहीं गया, 1% के स्केल पे भी नहीं गया। मतलब फिर भी, मतलब एक अगर हम एब्सोल्यूट नंबर देखने जाए, एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया, वो एक अच्छी बात है कि भाई चलो ट्रेंड तो रिवर्स हुआ, कम होने की बजाय इस बार ज्यादा हुआ। चाहे 0.5% ही ज्यादा हुआ, बट ज्यादा हुआ। एक चीज ये भी हमने समझ ली।
अब दूसरी चीज़ आइटरेशन रेट देख लेते हैं, आइटरेशन रेट थोड़ा-सा बढ़ गया। अब आइटरेशन रेट क्या है कि भाई आपकी कंपनी से कितने एम्प्लॉइज़ आपको छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। तो ठीक है, ये कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, इस पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर टीसीएस इंडिया में हायरिंग करेगा तो कभी भी उसके पास शॉर्टफॉल नहीं होगा। उसके लिए लोग बाग लाइन लगाएँगे और लाइन लगा के उसकी कंपनी में नौकरी करने के लिए आ ही जाएँगे। तो आइटरेशन रेट से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फिर भी एंड ऑफ द डे फ़र्क पड़ता है, वो पड़ता है हेड काउंट से, और हेड काउंट अब सही ट्रेंड में आने लगे हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, अब इनके सेगमेंट समझ लेते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट समझ लेते हैं कि भाई नॉर्थ अमेरिका से कितना परसेंटेज ग्रोथ आया है और हमारा यूरोप से कितना आया है, यूरोप में यूके से कितना आया है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन सेगमेंट की, तो वो डिग्रू किया बाय 2.1%। अब देखो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या कर रहे हैं, सारा का सारा बीएफएसआई पे फोकस्ड है। बीएफएसआई क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जहाँ पर यूएस में जो स्मॉल बैंक्स हैं, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, उसकी वजह से उनको तो पैसे की पूर्ति हो नहीं रही, वो अपने एक्जिस्टेंस पे स्ट्रगल कर रही हैं, तो वो टीसीएस को आगे ऑर्डर थोड़ी नहीं देगी। तो अगर टीसीएस को ऑर्डर नहीं देगी, तो इनका रेवेन्यू कैसे ग्रो करेगा? सिंपल सी बात। तो यहाँ से इनका इनका जो रेवेन्यू है, वो गिरा ऑन अ वाई-ओवाई लेवल। तो 2.1% का यहाँ से हमें डिग्रो देखने को मिला। और अगर लैटिन अमेरिका वाला सेगमेंट देखें, वहाँ पर फिर भी थोड़ा ग्रोथ आया, 6.8% के आसपास का ग्रोथ आया। यूरोप में 4.6% के आसपास का ग्रोथ आया, और कॉन्टिनेंटल यूरोप में 1.8% के आसपास का ग्रोथ आया। तो आप सारा का सारा ग्रोथ देख लो, मैक्सिमम 6.8% के आसपास का ग्रोथ है, और एक इसको कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में लेके जाओगे तो और भी कम आ रहा है। तो मतलब बहुत हालात खराब है, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। बट ऐसा नहीं कि पूरे के पूरा आईटी सेक्टर के हालात खराब है। जो भी आईटी कंपनी बीएफएसआई स्पेस में फोकस कर रही है ना, उसके हालात आपको थोड़ी सी ज्यादा खराब देखने को मिलेगी। ये भी समझ लिया। अब इनके वर्टिकल समझ लेते हैं कि भाई कौन-कौन से वर्टिकल में ये लोग कैटर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक तो है टेक्नोलॉजी एज़ अ सर्विस। ये सारे भी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को कि भाई आपका नेट बैंकिंग का जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम बना के देंगे, उसको मेंटेन करने का हम काम करेंगे। आपके बैंक में जैसे 10 तरह की एप्लीकेशन चल रही हैं, उन 10 तरह की एप्लीकेशन का पीछे डेटाबेस मैनेजमेंट का वाला काम है। तो वो सारी चीज़ें हम करके देंगे। तो ये एक इनका बहुत बड़ा पोर्शन है और मेजॉरिटी पोर्शन है। इस पूरे के पूरे पोर्शन में हमें 2% का डीग्रोथ देखने को मिला, तो यहाँ पर भी हालत खराब हुई। कम्युनिकेशन एंड मीडिया वाले सेगमेंट में तो -10% के आसपास का ग्रोथ था, और बाकी जितने भी सेगमेंट है ना, वो 0.1% से बढ़े या 0.1% से डिग्रो कर गए। तो मतलब कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। यही प्रॉब्लम है कि जो आईटी सेक्टर में भी जिस वाले सेगमेंट में टीसीएस काम करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर ग्रोथ नहीं आ रहा, इसीलिए इस कंपनी का भी ग्रोथ नहीं आ रहा, और ऊपर से इतना बड़ा बेस भी हो गया। तो चलिए, मोटा-मोटी कहानी यही थी। अब एक बार हम फाइनली सेगमेंटेशन समझ लें कि कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से कंट्री से कितना आ रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। यूएस से इनका मेजॉरिटी आता है, 54% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रेट ब्रिटेन से 14% आता है, बचे हुए यूरोप से 11% आता है, और अदर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं 21%। अब अदर कंट्रीज में क्या आ गया? इंडिया आ गया, और एशिया की और जो ये सदर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज हैं, ये आ गई, और हमारा मिडल ईस्ट वाला रीजन आ गया। तो ये सारा कंट्रीब्यूट करके 21% का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। तो ऑल इन ऑल ये थी पूरी की पूरी टीसीएस की कहानी। आप प्रॉब्लम समझ लेते हैं। भाई प्रॉब्लम वही है, ग्रोथ मिसिंग है। और ग्रोथ क्यों मिसिंग है? क्योंकि जो आपका एंड सेक्टर है, भाई आप एक बी टू बी कंपनी हो ना, तो जो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ फोकस कर रही है जो कंपनी, वहीं पर ग्रोथ नहीं आ रहा, तो आपको पीछे आते हुए ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगा? पहली प्रॉब्लम। और दूसरा, आपका बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आपको ग्रोथ भी नहीं देखने को मिल रहा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज बात कर लें कि भाई क्या आपने ऑर्डर जीते? आपको ऑर्डर बुक में एनहांसमेंट देखने को मिला? हाँ, बिल्कुल देखने को मिला। आपको हर कंपनी से ऑर्डर देखने को मिला, आपको हर वैल्यू का भी ऑर्डर देखने को मिला कि भाई $1 मिलियन से ऊपर का कोई ऑर्डर मिला? हाँ, मिला। मतलब हर सेगमेंट में, पूरी की पूरी लिस्ट में आपको ऑर्डर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला। चाहे वो 100 मिलियन प्लस का ऑर्डर हो, उसमें भी देखने को मिला, 50 मिलियन प्लस में भी देखने को मिला, और 10 मिलियन प्लस में भी देखने को मिला। मतलब ऑर्डर तो मिल रहा है, बट ग्रोथ नहीं आ रही। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चले, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।